तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी ट्रिप विद फैमिली इन उत्तर प्रदेश के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लाया हूं कि अगर आप लोग मेरी सही उम्र बता देंगे तो मैं आपको अपना चैनल दे दूंगा, जिस पर 900 सब्सक्राइबर हैं। तो कमेंट करें और इस चुनौती में भाग लें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी की तपन तन को झुलसा रही थी। गाड़ी की खिड़की से यूपी का देहाती नजारा गुजर रहा था। दूर दूर खेतों में धान लहरा रहे थे। बीच बीच में मिट्टी के बने झोपड़े नजर आते थे। हम 4 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी राधा, हमारी 8 साल की बेटी दिया और पापा। हम कानपुर से आगरा जा रहे थे। पापा ने बचपन में बिताए कुछ सालों को दोबारा जीने और हमें उन यादों में शामिल करने का फैसला किया था। शाम ढल रही थी। सूरज लालिमा लिए पश्चिम दिशा में डूब रहा था। अचानक पापा ने गाड़ी को बाएं तरफ एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। ये कहां ले जा रहे हो पापा? मैंने पूछा। एक शॉर्टकट है बेटा, पापा ने जवाब दिया। इससे आगरा जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने विरोध नहीं किया। सड़क बहुत ही संकरी थी। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ घने जंगल की तरह छाए हुए थे। शाम का अंधेरा भी तेजी से गहरा रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, जिससे गाड़ी हिल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद पेड़ अचानक से कम हो गए और सड़क एक बड़े मैदान में खुल गई। मैदान के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली की हालत काफी खस्ता थी। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मुख्य द्वार जंजीरों से जकड़ा हुआ था। ये क्या जगह है पापा? राधा ने घबराते हुए पूछा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पापा ने परेशानी से कहा। शायद बचपन में कभी इस रास्ते से आया था। हवेली के आसपास एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक खौफनाक सी गंध थी, मानो कोई सड़ा हुआ हो। दिया डर के मारे मेरी गोद में सिमट गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहां, राधा ने फिर कहा। मैं भी सहमत था। इस जगह से जल्द निकलना ही बेहतर था। गाड़ी स्टार्ट करने ही जा रहा था कि अचानक टायर पंचर हो गया। अंधेरे में टायर बदलना नामुमकिन था। पापा ने मोबाइल निकालकर नेटवर्क चेक किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। हम अकेले थे। किसी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ देर में हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई घसीट रहा हो, कोई रो रहा हो। हमारी सांसें थम गईं। डर के मारे हिलना भी दूभर हो गया था। राधा ने दिया को कसकर पकड़ लिया और मैं पापा के पास खिड़की के पास खड़ा हो गया। अचानक हवेली का जंजीरों से बंधा मुख्य द्वार खुलने की आवाज आई। हमारी चीख निकल गई। अंधेरे से एक लंबा काला साया द्वार से बाहर निकला। उसका कोई स्पष्ट आकार नहीं था, बस एक धुंधली सी आकृति थी। उसकी मौजूदगी से ही एक भयानक ठंड हवा चलने लगी। वह साया धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हम तीनों एक दूसरे से सटकर बैठ गए। राधा रोने लगी थी। दिया मेरी छाती से चिपकी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। साया गाड़ी के पास आकर रुका। उसकी आवाज कमरे से गूंजती सी आई। एक बुदबुदाहट जैसी आवाज थी, जिसे समझ पाना मुश्किल था। आप कौन हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली का रक्षक हूं, आवाज गूंजी। बहुत समय हो गया, कोई इस रास्ते से नहीं आया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने दोबारा बात शुरू की। तुम रात बिताकर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। क्या शर्त? मैंने पूछा। मुझे एक कहानी सुनाओ, उसने कहा। एक डरावनी कहानी। राधा और मैं एक दूसरे को देखने लगे। डर के साथ साथ अब एक नया तत्व जुड़ गया था, उलझन। कहानी? मैंने पूछा। अभी रात के इस वक्त? हां, उसने जोर दिया। और कहानी खत्म होने से पहले कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो। उसकी आवाज खतरनाक ढंग से फुसफुसी हो गई। परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
मैंने राधा को देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। शायद कहानी सुनाना ही हमारे बचने का रास्ता था। मैं एक कहानी सुनाता हूं, मैंने उस अदृश्य शक्ति से कहा। मैंने गहरी सांस ली और बचपन में सुनी एक भयानक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी गांव के एक सुनसान कुएं की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक चुड़ैल रहती है। मैंने जितना डरावना बना सकता था बनाकर कहानी सुनाई। जब कहानी खत्म हुई तो चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। हम तीनों सांसें रोके हुए इंतजार कर रहे थे। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और वह काला साया धीरे धीरे हवेली के भीतर वापस जाने लगा। मुख्य द्वार एक बार फिर से जंजीरों की खनखनाहट के साथ बंद हो गया। कुछ देर के लिए हम तीनों स्तब्ध बैठे रहे। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज हमारे लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं थी। टायर पंक्चर होने के बावजूद गाड़ी चल पड़ी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अगले शहर की तरफ रफ्तार बढ़ा दी। हमें नहीं पता था कि वह रात हम पर क्या बीत गई थी। क्या वाकई में उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति थी या फिर यह सब एक भयानक सपना था। लेकिन एक बात पक्की थी, हम अब कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते से जाने की गलती नहीं करेंगे। और रात के अंधेरे में किसी अनजानी हवेली के पास रुकना तो दूर की बात थी। हफ्तों बाद भी उस रात का खौफ हमारे दिमाग से नहीं मिट पाया था। घर वापस आने के बाद हमने तुरंत गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए। जांच करने पर पता चला कि टायर में कोई पंचर नहीं था। ये सब और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। एक रात सोते समय अचानक दिया चीख उठी। मैं और राधा झट से उसकी तरफ दौड़े। दिया पसीने से तरबतर थी और सहमी हुई सी दिख रही थी। क्या हुआ बेटा? राधा ने उसे गोद में लेते हुए पूछा। वह आदमी, दिया ने कांपते हुए आवाज में कहा, वह काला आदमी फिर आया था। वो कह रहा था कहानी अधूरी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिया को कुछ समझाने से पहले ही राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे भी वही सपना आया, राधा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने कहा कि कहानी अधूरी है और उसे एक और कहानी चाहिए। अब यह सिर्फ एक सपना नहीं रह गया था। वह अदृश्य शक्ति हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन डर के साथ साथ अब एक गुस्सा भी पैदा हो रहा था। हम बेगुनाह थे, हमने उसकी शर्त मानी थी, फिर वो हमें क्यों परेशान कर रहा था? सुबह होते ही मैंने इंटरनेट पर उस हवेली के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। कानपुर के पुराने इतिहास के बारे में कई वेबसाइट्स खंगाली, लेकिन कहीं भी उस हवेली का कोई जिक्र नहीं मिला। हताश होकर मैंने अपने पिताजी को फोन किया और उन्हें पूरी घटना बताई। पिताजी भी काफी परेशान हुए। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके गांव में एक ऐसी ही कहानी प्रचलित थी। कहते हैं, पिताजी ने बताया, बहुत साल पहले गांव के पास एक जमींदार रहता था। वो बहुत क्रूर था, लोगों को बहुत सताता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसका खून कर दिया और उसकी हवेली में ही दफना दिया। तब से कहते हैं उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है और लोगों को कहानियां सुनाने के लिए परेशान करती है। पिताजी के मुताबिक उस आत्मा को शांति दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे अधूरी कहानी को पूरा करना। उस रात मैंने दिया को फिर से सुनाई हुई कहानी को पूरा किया। कहानी में मैंने बताया कि कैसे गांव वालों ने मिलकर जमींदार को सबक सिखाया और उसे शांति मिली। सुबह जब हम सोकर उठे तो घर में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई बोझ हल्का हो गया हो। कुछ दिनों बाद एक अजीब सी घटना घटी। अखबार में छपी खबर के मुताबिक कानपुर के बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली ढह गई थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था। हमें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक संयोग था या फिर उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन एक बात पक्की थी, हम उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। और यह भी पक्का था कि हम दोबारा कभी भी किसी अनजानी हवेली के पास नहीं रुकेंगे, खासकर रात के अंधेरे में। महीनों बीत गए। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर लौट आई थी। उस रात का खौफ अब भी कभी कभी सपनों में आ जाता था, लेकिन अब वो पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। एक शाम हम सब टीवी देख रहे थे जब अचानक न्यूज चैनल पर एक खबर चलने लगी। खबर का शीर्षक था, कानपुर में खुदाई के दौरान मिले कंकालों का रहस्य। खबर के मुताबिक कानपुर के बाहरी इलाके में उसी जगह पर जहां जर्जर हवेली ढही थी, पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान उन्हें कई कंकाल मिले थे जो जमीन के अंदर जंजीरों से बंधे हुए थे।
साथ ही उन्हें एक सोने का ताबूत भी मिला जिसमें हथियार और कीमती चीजें रखी हुई थीं। न्यूज रिपोर्टर बता रहा था कि माना जा रहा है ये कंकाल उस जमींदार और उसके आदमियों के हैं जिनका गांव वालों ने खून किया था। सोने का ताबूत शायद जमींदार की दौलत का सबूत था। खबर देखते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या ये वही जमींदार था जिसकी आत्मा हमें कहानियां सुनाने के लिए परेशान कर रही थी? अचानक राधा ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक सवाल था। शायद हमने उसे पूरी कहानी नहीं सुनाई। राधा ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने भी सोचा, हमने तो सिर्फ जमींदार को सबक सिखाने वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन उसके क्रूर कर्मों का क्या? उसके द्वारा तंग किए गए गांव वालों का क्या? शायद हमारी कहानी अधूरी थी और शायद यही वजह थी कि उस आत्मा को अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं मिली थी। उस रात हमने सोने से पहले एक बार फिर से कहानी सुनाई। इस बार हमने जमींदार के जुल्मों के बारे में भी बताया और गांव वालों के गुस्से के बारे में भी। हमने बताया कि कैसे गांव वालों ने एकजुट होकर उसका खात्मा किया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि हिंसा का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस बार यह शांति ज्यादा गहरी थी, ज्यादा स्थायी सी लगती थी। कुछ दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। खबर के मुताबिक कानपुर में खुदाई के दौरान मिले कंकालों को उसी जगह पर दफना दिया गया है जहां उन्हें पाया गया था। खबर में यह भी लिखा था कि पुरातत्व विभाग का मानना है कि अब इन आत्माओं को शांति मिल गई है। हमें नहीं पता था यह सिर्फ एक अखबार की खबर थी या फिर सचमुच उन आत्माओं को शांति मिल गई थी। लेकिन एक बात पक्की थी, हम उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। और यह भी पक्का था कि हमने एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसे हम कभी भी दोबारा नहीं सुनाना चाहेंगे। सालों बीत गए, हमारी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। दिया बड़ी हो गई थी और कॉलेज जाती थी। एक दिन जब मैं काम से घर लौट रहा था तो अचानक रेडियो पर एक पुरानी लोकगीत बजने लगी। वो लोकगीत मुझे जाना पहचाना लगा। गीत के बोल कुछ ऐसे थे। एक कहानी अधूरी है, रातों को सुनाने आता हूं, कहानी पूरी करो राजा, नहीं तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही लोकगीत था जो उस रात हमने हवेली के पास सुना था। घर पहुंचते ही मैंने राधा को वो लोकगीत सुनाया। राधा भी चौंक गई। शायद ये कोई इत्तेफाक है, राधा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये कोई इत्तेफाक है। ये एक चेतावनी थी। शायद हमारी कहानी वाकई में पूरी नहीं हुई थी। कुछ रातों बाद जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो एक सपना आया। सपने में मैं फिर से उस जर्जर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का जंजीरों से बंधा हुआ द्वार खुला हुआ था और अंदर से वही काला साया बाहर निकल रहा था। कहानी अधूरी है, उस आवाज में गुस्सा था। अब तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डर के मारे चीख उठा और नींद से जाग गया। पसीने से तरबतर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन मैंने बिना देर किए अपने पिताजी को फोन किया। मैंने उन्हें पूरा सपना बताया और रेडियो पर सुने लोकगीत के बारे में भी बताया। पिताजी कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद हमने जमींदार की कहानी तो सुनी, लेकिन उस रात हवेली में और भी आत्माएं रही होंगी। वो शायद अभी भी शांत नहीं हुई हैं। पिताजी ने आगे बताया कि गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि अत्याचार करने वालों के साथ साथ उनके जुल्मों का शिकार हुए लोग भी आत्मा बनकर भटकते रहते हैं। अब समझ में आ रहा था कि शायद हमने सिर्फ एक ही कहानी सुनाई थी, एक तरफा कहानी। हमने उस जमींदार के क्रूर कर्मों का तो वर्णन किया, लेकिन उसके जुल्मों का शिकार हुए लोगों के दर्द को शब्दों में नहीं पिरोया था। उस रात हमने फिर से कहानी सुनाई। इस बार हमने जमींदार के जुल्मों का तो वर्णन किया, लेकिन साथ ही उन गांव वालों के दुख दर्द को भी बयां किया। हमने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी तबाह हो गई, कैसे उनके परिवार बिखर गए। सुबह जब हम सोकर उठे तो घर में एक अजीब सी शांति थी। ये शांति पहले वाली शांति से अलग थी। इस बार हवा में किसी तरह का डर नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। कुछ दिन बाद रेडियो पर फिर से वही लोकगीत बजा, लेकिन इस बार गाने के बोल थोड़े बदले हुए थे। कहानी अब पूरी हो चुकी है, आत्माओं को मिली है शांति, अब जाने का वक्त हो गया है। लोकगीत खत्म होते ही रेडियो पर अचानक से खबर आई। खबर के मुताबिक कानपुर के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक सामूहिक कब्र मिली है।
माना जा रहा है कि ये कब्र उन गांव वालों की है जिनको जमींदार ने मरवा दिया था। राहत की एक लंबी सांस लेते हुए मैंने रेडियो बंद कर दिया। राधा और दिया दोनों ही चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखों में राहत के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। सालों बाद उस भयानक रात के साए से हम आखिरकार मुक्त हो पाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद दिया कॉलेज से लौटी तो उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो किताब गांव के इतिहास पर लिखी गई थी और उसे कॉलेज की लाइब्रेरी से मिली थी। उसने किताब खोली और उसका एक पन्ना हमारे सामने रख दिया। पन्ने पर उस जमींदार की तस्वीर थी। उसके नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई थीं। हमने बारी बारी से वो लाइनें पढ़ीं। रघुवीर सिंह, एक क्रूर जमींदार जिसने अपने शासन काल में गांव वालों पर अत्याचार किए। अंततः गांव वालों ने मिलकर उसका खून कर दिया। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि रघुवीर सिंह अकेला दोषी नहीं था। उस वक्त के भ्रष्ट शासन व्यवस्था ने भी उसे अपराध करने का मौका दिया। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। उस पन्ने ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। क्या वाकई में रघुवीर सिंह अकेला दोषी था? क्या उस भ्रष्ट व्यवस्था का भी कोई लेना देना नहीं था? शायद हमारी कहानी अभी भी अधूरी थी। शायद हमें सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की कहानी भी सुनानी होगी। ये कहानी शायद किसी आत्मा को शांत न कर पाए, लेकिन ये उन लोगों को जगाने का काम जरूर कर सकती है जो सत्ता के नशे में अंधे हो जाते हैं। चिलचिलाती गर्मी के थपेड़ों को दरकिनार कर हम आगरा पहुंचे थे। ताजमहल देखने का बचपन का सपना पूरा होने वाला था। परिवार में खुशी का माहौल था। माँ पापा की आंखों में चमक थी और मेरी छोटी बहन शीना तो मानो खिलखिला उठी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ताजमहल के नजदीक एक पुरानी हवेली नुमा होटल मिला। गाइड ने बताया ये मुगल काल की है, पर देखने में कुछ खास खराब नहीं थी, बल्कि ऊंचे दरवाजे, नक्काशीदार दीवारें और आंगन में बना हौज एक अलग ही रौनक बिखेर रहे थे। मगर कमरों में जाने पर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक बांसी गंध खुली थी, मानो ये हवेली सालों से बंद हो। पापा ने थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर सोने का फैसला किया। शीना भी उनकी गोद में सिर रखकर सो गई। मां घबरा रही थीं, पर होटल के दूसरे विकल्प न होने के कारण उन्होंने भी आराम करने का फैसला किया। मैं थोड़ी देर बाहर घूमने निकल गया। वापसी पर मैंने देखा होटल के पिछवाड़े में एक सुनसान कोठरी नुमा कमरा बंद था। जंग लगे ताले को तोड़ने की हिम्मत न हुई, पर कमरे से आने वाली ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। रात को अजीब सी आवाजों ने नींद उड़ा दी। कभी किसी भारी चीज के हिलने की आहट, कभी दीवारों पर खुरचने की खटपट। डर के मारे मैं हिल भी न सका। सुबह सब कुछ वैसा ही था, मानो रात का वह सब सपना था। दूसरे दिन ताजमहल घूमने के बाद लौटे तो होटल का माहौल बदला हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। मां का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और शीना बुखार से तप रही थी। उनके बगल में रखा पानी का गिलास फटा हुआ पड़ा था, मानो कोई जोर से पटक गया हो। रात को आवाजें और तेज हो गईं। अब साफ सुनाई दे रहा था, कोई कमरे के बाहर घूम रहा है। अचानक दरवाजा धीरे से खुलने लगा। मैंने सांस रोकी। दिल जोरों से धड़कने लगा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगीं। एक लंबा साया कमरे में दाखिल हुआ। होटल के मैनेजर ने बताया, ये हवेली कभी जहांआरा बेगम की मां की थी। बेगम की मां को मार डाला गया था और कहा जाता है उनकी आत्मा यहीं भटकती है। हम वहां से भागने का फैसला किया। सामान समेटने लगे, तभी शीना चीख उठी। दीवार पर लिखा था, रुको मत, नहीं तो वही अंजाम पाओगे। डोंट लीव और यूल मीट द सेम फेट। पुलिस को बुलाया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। हम वहां से भाग निकले, लेकिन वो आवाजें, वो लाल आंखें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी रात को सपने में वो हवेली दिखाई देती है और ताजमहल, जो प्यार की निशानी माना जाता है, मेरे लिए अब दहशत का ताजमहल बन चुका है। हवेली से भागने के बाद हम एक हफ्ते तक किसी होटल में टिके रहे, मानसिक सदमे से उबरने की कोशिश करते हुए। शीना को बुखार तो उतर गया था, पर हर रात चौंक कर उठती। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं। एक रात सोते हुए मुझे एक सपना आया। मैं उसी हवेली में था, पर वो कोठरी नुमा कमरा खुला हुआ था। अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर झांका तो देखा एक औरत खड़ी है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। सफेद लिबास पहने वो लंबी और दुबली थी। उसके बाल खुले थे,
जो कमरे के फर्श तक छू रहे थे। तभी वो धीरे से घूमी। उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। वो चेहरा खाली था, सिर्फ 2 लाल आंखें ही जल रही थीं। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागना चाहता था, पर पैर जमीन से नहीं उठ रहे थे। अचानक वो मेरे कान के पास झुकी और बोली, मेरा बदला लो। सपने से झटका उठा, पसीने से तरबतर था, दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वो औरत जहां आरा बेगम की मां की आत्मा थी? और वो बदला किससे लेना चाहती थी? सुबह मैंने ये सपना मां पापा को सुनाया। वो भी परेशान थे, पर यह सपना सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों बाद एक खबर ने मेरी सारी राहत छीन ली। अखबार में छपा था कि आगरा के पुराने इलाके में एक हवेली में आग लग गई है। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन तस्वीर में वो हवेली बिल्कुल वही थी जहां हम रुके थे। ये खबर सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या जहां आरा बेगम की मां की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था, या वो आग किसी और वजह से लगी थी? ये सवाल आज भी मेरे मन में घूमता रहता है। लेकिन एक बात तय है, ताजमहल का सफर मेरे लिए खूबसूरती की याद नहीं, दहशत की दास्तान बन चुका है। कभी कभी रात को आसमान में चांद देखता हूं तो सोचता हूं, क्या वो लाल आंखें भी उसे ही देख रही होंगी? ये कहानी अधूरी है। शायद कभी ये अधूरी कहानी पूरी हो और जहां आरा बेगम की मां की आत्मा को शांति मिले। लेकिन तब तक वो दहशत का ताजमहल हमें सालता रहेगा। जहां से कहानी रुकी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। अखबार की खबर के बाद ये सवाल मेरे जहन में घर कर गया था, क्या जहां आरा बेगम की मां की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? कुछ समय बाद इंटरनेट पर मुझे एक पुराने फारसी दस्तावेज का हवाला मिला। ये दस्तावेज मुगल काल का था और उसमें जहां आरा बेगम की मां की मौत के बारे में जिक्र था। दस्तावेज के मुताबिक उन्हें जहर देकर मारा गया था और उनके हत्यारों को कभी सजा नहीं मिली। ये जानकारी मिलने के बाद मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जगी, जहां आरा बेगम की मां की आत्मा को शांति दिलाने की। मैं इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा, पुराने रिवाजों और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा। मुझे पता चला कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा होती है, जिसे शांति पाठ कहा जाता है। इस पूजा को करने के लिए मुझे किसी योग्य पंडित की तलाश थी। कई दिनों की मशक्कत के बाद मुझे बनारस में एक जाने माने पंडित के बारे में पता चला, जो इस तरह की क्रियाओं में माहिर थे। मैं बनारस गया और पंडित जी से मुलाकात की। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। पूजा के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी, जिनमें जहारा बेगम की मां की कोई निशानी भी शामिल थी। मुझे ये निशानी कहाँ मिलेगी, ये एक बड़ी चुनौती थी। सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि आग से बच निकली हवेली के मलबे में ढूंढने की कोशिश करूंगा। पुलिस की इजाजत लेकर मैं आगरा वापस गया। हवेली का मलबा अब भी वहीं था। मजदूरों की मदद से मैं मलबे को खंगालने लगा। धूल मिट्टी में घंटों ढूंढने के बाद मुझे एक छोटा सा सोने का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक रेशमी रूमाल था, जिस पर जरी का काम किया हुआ था। पंडित जी ने बताया कि ये रूमाल जहां आरा बेगम की मां का हो सकता है। ये निशानी पूजा के लिए शुभ संकेत था। पूजा की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। एक रात यमुना नदी के किनारे पर पंडित जी ने विधि विधान से शांति पाठ किया। पूजा के दौरान वातावरण अजीब सा हो गया था। हवा में ठंडक घूमने लगी और एक अजीब सी गंध फैल गई। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद है। पूजा खत्म होते ही एक तेज हवा का झोंका आया और आसमान में बिजली चमकी। ऐसा लगा जैसे आसमान खुल गया हो। उसी वक्त मुझे दूर से किसी महिला के विलाप की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिरकार खामोश हो गई। पंडित जी ने बताया कि यह शुभ संकेत है। जहां आरा बेगम की मां की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई है। कुछ दिन बाद मैं वापस क्वेटा आ गया। वो खौफनाक सपने आने बंद हो गए। रात को आसमान में चांद देखने पर मुझे अब वो लाल आंखें नजर नहीं आती। हालांकि ताजमहल के बारे में सोचते वक्त मेरे जहन में अभी भी वो डरावनी रातें घूम जाती हैं। लेकिन अब वो डर पहले जैसा भयानक नहीं है। इसकी जगह अब एक गमगीन सी खामोशी है। ये कहानी सिर्फ एक खौफनाक, हालांकि जहां आरा बेगम की मां की आत्मा को शांति दिलाने में मुझे संतोष मिला,
मगर कुछ सवाल मेरे मन में अब भी घूमते रहते थे। असली हत्यारे कौन थे? क्या उन्हें कभी सजा मिली? कुछ समय बाद मुझे एक मौका मिला। दिल्ली में इतिहास पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में मुगल काल के एक जाने माने इतिहासकार को बतौर वक्ता बुलाया गया था। मैंने उस इतिहासकार से मुलाकात की और उन्हें जहां आरा बेगम की मां की मौत के बारे में बताया। इतिहासकार को मेरी कहानी में दिलचस्पी जगी। उन्होंने बताया कि उनके पास मुगल दरबार के कुछ गुप्त दस्तावेजों तक पहुंच है। शायद उन दस्तावेजों में जहां आरा बेगम की मां की मौत का राज छुपा हो। कुछ दिनों की मेहनत के बाद इतिहासकार मुझे एक पुरानी किताब दिखाने में कामयाब हुए। वो किताब मुगल बादशाह शाहजहां के एक खास जासूस की लिखी हुई थी। किताब में लिखा था कि जहां आरा बेगम की मां को जहर देने के पीछे शाहजहां की बेगम मुमताज महल का हाथ था। मुमताज महल को यह शक था कि जहां आरा बेगम की मां शाहजहां को उनके खिलाफ भड़का रही है। सत्ता हथियाने के लिए मुमताज महल ने जहर देकर जहां आरा बेगम की मां को मरवा दिया। ये सच जानकर मैं स्तब्ध रह गया। जिस मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल जैसा खूबसूरत स्मारक बनवाया, वही मुमताज इतनी बेरहम भी हो सकती थी। इतिहासकार ने बताया कि ये राज दरबार के गुप्त दस्तावेजों में ही सिमटा रहा। शाहजहां को इसकी कभी भनक तक नहीं लगी। ये सच जानकर मुझे थोड़ी राहत मिली। जहां आरा बेगम की मां को तो शांति मिल गई थी, अब उनके हत्यारे के बारे में भी पता चल गया था। भले ही उन्हें किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका ये काला सच हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हालांकि ताजमहल अब भी मेरे लिए प्यार की निशानी से ज्यादा सत्ता की लालच और बेरहमी की कहानी बन चुका है। कभी कभी सोचता हूं, क्या मुमताज महल को सच में शांति मिली होगी या वो भी किसी अदृश्य जेल खाने में कैद है? ये सवाल शायद हमेशा मेरे जहन में घूमते रहेंगे। लेकिन जहां आरा बेगम की मां की आत्मा को शांति दिलाकर और उनके हत्यारे के बारे में सच जानकर मुझे जो संतोष मिला है, वो किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। वसीम पहले नंबर पर है, शहार दूसरे नंबर पर है, सीमा तीसरे नंबर पर है, भैया चौथे नंबर पर है, राधा श्याम राव पांचवीं नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।